हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Integrals. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज से आपको हम बच्चों पढ़ाना शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है ये बहुत ही सिंपल लेक्चर है, सिंपल टॉपिक है. खासकर एक्सरसाइज नंबर 7.10 तक हमने 7.7 तक कर ली है. 7.8 एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर दिस सेशन 2020 टू 2021. बची हुई 7.9 और 7.10 ये दोनों एक्सरसाइजेज आप आज का लेक्चर देखने के बाद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बच्चों आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो. बस एक छोटी सी बात आपको हम सिखा देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. उसके बाद आप ये खुद नोटिस करोगे कि बस हमने जो अभी तक मेथड सीखी हैं कई स्पेशल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की, और भी जो हमने 3 मेथड सीखी थी, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, उन सभी का यूज़ आप 7.9 और 7.10 में जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से करते हो और आपके पास आपका आंसर आ जाता है सारी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके. बस एक स्टेप फालतू होता है लास्ट में, वो स्टेप आपको हम दिखाएंगे और उसको बताती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. पहले समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है. तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स को पहली बात हम डिनोट करते हैं fx dx. तो इसको तो आप जानती होगी, इसको तो हम बच्चों बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, कि इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखी, इट्स इनडेफिनेट. अगर हमें इसको बनाना है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो हम क्या करते हैं, बस 2 लिमिट्स पुट कर देते हैं. एक कहलाती है इसकी लोअर लिमिट, एक कहलाती है इसकी अपर लिमिट. तो इस तरह के नोटेशन को आप बोलते हो डेफिनेट इंटीग्रल्स. बस ये फ़र्क हो गया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर a से लेके b तक की ये लिमिट आ जाती है, दैट्स इट. इसके अलावा बच्चों सारे कंसेप्ट वही हैं, बस इसके अंदर जो एक कहा जाता है क्रिटिकल पोर्शन जो आता है बच्चों, वो आती है व्हेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. द प्रॉपर्टीज़ आर इंटरेस्टिंग बट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, और वो बच्चों 7.11 में जा कर के आती है. बट अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.9 और 7.10 पर. तो वहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे. आप पहले समझ लीजिए बच्चों कि इसको आप कैसे इवेल्यूएट करते हो. अगर हम 2 लिमिट्स पुट कर देते हैं, इसको आप बच्चों बोलते हो लोअर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इसको आप बच्चों बोलते हो अपर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसको आप बच्चों पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में. अभी आपने ध्यान देना है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. बहुत ही सिंपल सी चीज़ वो कहती है, इट सेज दैट कि अगर आपने इस तरह की चीज़ को, इस तरह के डेफिनाइट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होता है, सो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि a और b को भूल जाओ और सिंपली वैसे ही आप इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लोगे यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो अगर मैं ये मानता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस fx dx इज़ कैपिटल Fx, देन आई कैन राइट दैट कि अब आपने ये जो इंटीग्रेट करने के बाद जो आपने फंक्शन निकाला, ओके, अब आप इसको 2 लिमिट्स पर, आप इसको इन 2 लिमिट्स पर आप कैलकुलेट कर लोगे. सो यही एक नया स्टेप है. देखो fx निकाला तो आपने सीख चुका है अभी तक. आपको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना और उसकी वैल्यू निकालना, fx निकालना, ये आपको अच्छे से आता है. आपने कई सारे स्टेप सीख रखे हैं जिससे कि आप कैपिटल fx को निकाल सकते हो. तो अब जो नया स्टेप आता है इसके अंदर वो ये होता है कि आपने लिमिट्स को इसके अंदर पुट करना होता है. सो अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a. तो आप पहले इस fx में
x के प्लेस पर जो भी b की वैल्यू होगी, देखो a और b कोई कांस्टेंट है, कोई भी इंटीजर ये हो सकते हैं, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी रियल नंबर ये a और b हो सकते हैं। सो आपने यहाँ पर क्या करना है कि पहले इस x के प्लेस पर b को पुट कर देना है, उसकी वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि आप पहले f ऑफ b निकाल लोगे। उसके बाद आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी a पर, और यही कहलाता है आपका डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज़ द आंसर फॉर योर डेफिनेट इंटीग्रल। और ये कोई कांस्टेंट ही निकल करके आता है, क्योंकि आपने पहले f में x के प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट b पुट करा, उसके बाद उसे एफ ए से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो जो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया है वो ये सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, बस आपने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है, एक ये स्टेप फालतू हो गया है, बाकी यहाँ तक तो आप बच्चों पहुँच ही सकते हो यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स समझाता हूँ इस सेम बात को, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को। कि मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है, लेट मी कंसिडर कि x आपके पास एक फंक्शन है, और आपसे कहा गया है कि आपने निकालना है 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो ये एक डेफिनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी एक लोअर लिमिट भी है 1, इसकी एक अपर लिमिट भी है, और आपने इंटीग्रेट करना है x को। तो यही सेम हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि पहले x को इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों x²/2, हमें अच्छे से मालूम है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसे करके लिमिट्स पुट कर देंगे, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। फिर इसमें आप सिंपली पहले एफ ऑफ बी निकालोगे, यानी कि जहाँ पर भी x था वहाँ पर 2 पुट कर दोगे पहले। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, नीचे 2 एज इट इज़। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे एफ ऑफ ए को, यानी कि आप x के प्लेस पर जो भी a की वैल्यू है, यहाँ पर 1 है तो 1 पुट कर दोगे, सो -12। तो 4 - 1 इज़ 3, सो योर आंसर इज़ 3/2। दिस इज़ योर आंसर। तो ये इतना सिंपल होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना। अब इसके अंदर एग्जामिनर कुछ भी आपको इंटीग्रल दे सकता है x के प्लेस पर, ही कैन गिव यू एनी फंक्शन, और आपके पास कई सारे मेथड्स हैं बाय विच यू कैन इवेल्युएट द इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा तभी आप इस स्टेप तक पहुंच पाओगे। और बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर है जो आपको अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले केस में। सो नाउ आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। ये देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको गिवन है x/(x²+1) और आपने इसको इंटीग्रेट करना है 2 से 3 तक। तो बच्चों ये देखो कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन है आपके पास। यहाँ पर आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करोगे, आपका आंसर आपके पास होगा कि यहाँ पर आप x² + 1 को, मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ ठीक से। आप क्या करोगे, x² + 1 को t मान लोगे, x² + 1 = t। तो होगा क्या कि 2x dx की वैल्यू हमारे पास dt के बराबर हो जाएगी। सो हमारे पास ऊपर क्या है बच्चों, x dx है, तो हम x dx को पुट कर सकते हैं dt/2। इस 2 को नीचे ले आओ। सो ये जो फंक्शन है पूरा ये चेंज हो गया है एक इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि dt हमें रख दिया d इस पूरे के प्लेस पर, नीचे 2 से भी डिवाइड किया है तो मैंने वो 2 नीचे रख दिया। ठीक है, और 1 हमारे पास बचता है x² + 1 जिसकी वैल्यू हमने t रखी है। ठीक है, सो आपके पास है 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चों log ऑफ t। आपके पास बाहर हाफ है। अब यहाँ पर एक चीज़ में फ़र्क आता है कि अब आपके पास 2 अलग अलग चॉइसेस हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हो। मेरे पास एक चॉइस नंबर 1 जो है वो ये है कि बच्चों मैं यहाँ पर t के प्लेस पर x² + 1 ही पुट कर दूँ, और जो मेरे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी 2 और 3 उसको एज इट इज़ पुट कर दूँ। तो पहले मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास आया हाफ ऑफ लॉग, t के प्लेस पर आया x² + 1, और हमने लोअर लिमिट पुट कर दी 2 जो x के रिस्पेक्ट में थी, और यहाँ पर हमने पुट कर दी बच्चों 3। तो इसको आप इवेल्युएट करिए। सो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 = 10। सो हाफ ऑफ log 10 माइनस log 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, log 5। सो log a माइनस log b इज़ log a/b। तो ये log हाफ आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हाफ log हाफ, या फिर ये भी इसका आप आंसर लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट चॉइस दैट यू चूज। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि आप दोबारा एक्स को लाते ही नहीं, आप यहाँ पर ही एक्स की कहानी को ख़त्म कर देते। बट जब आप बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान रहे हो, तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको भी आपने टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप x को कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं फिर से t के प्लेस पर x की वैल्यूज़ पुट करूँ फिर एवेल्यूएट करूँ, तो आपके पास एक और चॉइस होती है। वो चॉइस देख लो क्या होती है कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। सो इससे पहले ही आपने क्या करना होता है कि जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे को। t की वैल्यू होगी 2 स्क्वायर प्लस 1 5। तो यहाँ पर आप लिख लोगे दैट व्हेन x इज इक्वल टू 2 सो माई t इज इक्वल टू 5, क्योंकि आप अब t की लिमिट्स निकालते हो। जब आपने फंक्शन को t के टर्म्स में चेंज कर दिया तो अब आप t की लिमिट्स निकालोगे, x की लिमिट्स थोड़ा पुट कर दोगे इसके अंदर। ओके, सो जब x था 2 तो t था 5, और जब x मेरा था 3 तो मेरे पास t था बच्चों 10। पुट कर लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर में 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज़ 10 विच इज़ इक्वल टू टी। तो ये आपकी एक्स की ये आपके पास लोअर लिमिट हो गई टी की, ये आपके पास अपर लिमिट हो गई टी की। तो उसको यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा बच्चों 10। सो अब आप टी के प्लेस पर एक बार 10 पुट करो, एक बार 5 पुट करो। सो दिस इज़ योर आंसर, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 5। तो आपके पास अब दो चॉइसेस हैं, जो भी आपको पसंद आए उसको यूज़ करके आप बच्चों अपनी लिमिट्स को इवेल्यूएट कर सकते हो। तो मैंने ये मेथड इसमें ऐड कर दी है। सो आप या तो इस मेथड को चूज़ करो कि आप टी को एक्स से रिप्लेस कर रहे हो, वैसे फ़ायदा होता है कि आप टी की लिमिट्स निकाल लो, दैट इज़ फार मोर बेटर देन अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ टी एंड देन अगेन इवेल्यूएटिंग। इट इज़ मोर फार बेटर, क्योंकि आप अगर टी की वैल्यूज़ निकाल ले हो तो आप उसको यहाँ पर भी शो कर सकते हो कि टी मेरा 5 है, ये मेरा 10 है। तो आप स्टार्टिंग से शो करके चल लो कि हाँ भाई ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। सो आई वुड रिकमेंड यू, ये आपके आगे भी काम आएगा, कि आप बच्चों क्या किया करो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हो, सो उस समय पर जिस भी टर्म में आपने एक्स को एक्सप्रेस किया है उसी टर्म्स में उसकी लिमिट को भी बदल लिया करो। अगर आप लिमिट बदलोगे नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आप पुट कर लो यहाँ पर, आप अगर लिमिट्स नहीं बदलते तो आपके पास यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 3। सो आपका आंसर होता है log 3 माइनस log 2 विच इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको वो यही करूँगा कि आप बच्चों t की वैल्यू निकाल लिया करो इन टर्म्स ऑफ x, दैट विल बी फार मोर बेटर फॉर यू। अब बच्चों यही कुछ आपके लिए नई बातें थी इसके अंदर, बाकी तो इंटीग्रेशन करना आपको अच्छे से आता है, ये मैं मानता हूँ अब। ठीक है, कि आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो खुद किसी भी फंक्शन का। जब तक मैं आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ाता, एक्सरसाइज नंबर 7.10 तक आप अपने आप बच्चों क्वेश्चंस कर सकते हो इतनी नॉलेज लेने के बाद। अब जैसे कि आपके एक्सरसाइज नंबर 7.9 के अंदर एक क्वेश्चन है कि आपने इंटीग्रेट करना है बच्चों एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 इंटू एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिमिट्स हैं 0 से लेकर के 1 तक। बस यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, बीच में एडिशन ऑपरेशन है, तो आप इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, बाद में दोनों पर लिमिट्स पुट कर दो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास x इंटू ई की पावर x है, ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। तो इसको आप बच्चों बाय पार्ट्स बहुत ही सिंपल इवेल्यूएट कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, दैट्स इट। इसको आप बहुत ही सिंपली इवेल्यूएट कर लोगे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, बिकॉज आई कीप टुडेज लेक्चर वेरी सिंपल। एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, मैंने इनको अलग अलग ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 0 से लेके 1। साइन पाई बाय 4 एक कॉन्स्टेंट है, इसकी चिंता मत करना कि पाई बाय 4 क्या आ गया। दिस इज जैसे होता है ना 2 होता है 3 होता है, तो वैसे ही पाई बाय 4 होता है, तो इसकी चिंता मत करना कि ये पाई बाय 4 क्या आ गया। सो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे, सो इट विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो 1 हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन को तो फिर ई की पावर एक्स ही आना है। तो ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स।
जब हमने इसको पूरे को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये रिजल्टिंग आया। ठीक है, तो इसके लिमिट्स रख दो। क्या क्या है आपके पास, 0 से लेके 1 तक की इसकी लिमिट्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मैंने सिर्फ पार्ट्स इस पर लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आगे ये है बच्चों साइन अ कांस्टेंट इनटू एक्स। तो इसका होता है साइन का, बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज़ माइनस ऑफ कॉस एक्स। सो माइनस ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी आएगा, कॉस पाई बाय 4 इंटू एक्स, और आप कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हो उस चीज़ को। लिमिट्स पुट कर दो इसकी, क्या क्या है बच्चों, 0 है और 1 है। सो नाउ लेट्स इवेल्युएट दीज फंक्शंस। पहले आपने इस पूरे फंक्शन में 1 पुट करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 0 पुट करके। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सो ध्यान से करेंगे, x को हमने 1 माना तो 1 इंटू ई की पावर 1, वो e हो गया हमारे पास, माइनस e की पावर 1, e की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब हम माइनस इसको करेंगे जब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, भूल जाओ। और माइनस e की पावर 0, किसी की पावर 0 बच्चों 1 होता है, क्योंकि e भी एक नंबर ही है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। सो माइनस ऑफ -1, ये आपके पास जब हमने 0 पुट किया, ये तो 0 बन गया था, ये आपके पास -1 बच गया। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, तो माइनस के मैंने बाहर पहले कॉमन ले लिया। सो कॉस पाई बाय 4 इंटू एक्स, एक्स आपका 1 है, तो ये जाएगा बच्चों कॉस ऑफ पाई बाय 4, विच इज़ कॉस 45, 1/√2 वैल्यू होती है जिसकी। तो ये 1/√2 आ गया, इंटू पाई बाय 4 कर दो, तो पाई बाय 4 को नीचे लिख दो। और हाँ, हम कॉस ऑफ 0 रखना भूल गए हैं। सो कॉस ऑफ 0 भी पुट कर लेते हैं बच्चों। माइनस ऑफ, आपने 1 तो पुट कर दिया बट 0 पुट नहीं किया अभी। सो माइनस ऑफ कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 बच्चों 1 होता है, तो ये जाएगा -1 अपॉन ये कांस्टेंट पाई बाय 4। तो इसको मैं पाई बाय 4 को 4 ऊपर ले जाते हैं, पाई नीचे छोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कर लो, 4 ऊपर ले जाओ, पाई नीचे रहने दो। सो ये आपके पास इसका आंसर है वैसे तो, बट लेट्स सिंप्लीफाई इट आउट। सो e माइनस ई 0 हो गया, भूल जाओ। माइनस इंटू -1 इज +1, तो ये +1 हो गया, माइनस ये देखो 4/√2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2√2। मैंने √2 से √2 को काट दिया, सो इट विल बी 2√2 अपॉन पाई, और यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस ऑफ 4/पाई। दिस इज़ योर आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस बच्चे शायद यहाँ पर थोड़ा घबरा जाते हैं साइन पाई बाय 4x को देख करके। तो देखो, जब भी मेरे सामने कोई ऐसा अजीब सा नंबर आता है, जैसे कि पाई बाय 4 आया, तो मैं क्या करता हूँ, अपने दिमाग में क्या करता हूँ, अपने दिमाग के अंदर मैं इस पाई को 1 मान लेता हूँ एज 1/4। 1/4 तो कॉन्स्टेंट नंबर है एक, तो एज 1/4 आई ट्रीटेड, बट मैं 1 के प्लेस पर हमेशा 4 पाई पुट कर देता हूँ। लिखते वक्त मैं पाई पुट करता हूँ, सोचते वक्त मैं 1 रखता हूँ। सो दैट मेक्स माई वर्ड क्वाइट सिंपलर। वैसे तो ऐसा रियलाइज़ करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसी तरह से और भी कई सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइजेज में, मैं कुछ एड्रेस करता हूँ आज के लेक्चर में। एक और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल सा है, बट हो सकता है आप देख करके इसको थोड़ा डिफिकल्ट समझ लो। सो वेन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ऑलवेज कीप अ पेन इन योर हैंड, क्योंकि तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। माइंड में इतना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। विथ प्रैक्टिस इट इज़ पॉसिबल, फॉर अ टीचर इट इज़ पॉसिबल, बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो इंटीग्रेशन को, इट्स योर फर्स्ट टाइम यू आर हैंडलिंग इंटीग्रेशंस, सो ऑलवेज कीप अ पेन इन योर हैंड एंड डू नॉट हेजिटेट टू अप्लाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तभी आप सीखोगे। अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर बच्चों आप खुद वीडियो को पॉज करके सारी पॉसिबिलिटीज़ सोच लो, जो जो आप यहाँ पर लगा सकते हो इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने आप सोचो कि कैसे कैसे इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपने वो किया होगा एक्सरसाइज, यू ट्राइड आउट हाउ कैन यू सिंप्लीफाई। तो इसका जो सिंपलेस्ट वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, वो है कि आप इस डिनोमिनेटर को 6x के रिस्पेक्ट में और 3 के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली लिख दो। ऐसा मैंने क्यों सोचा और क्या देख करके सोचा कि मैं इसको सेपरेट कर दूंगा,
मैंने ये देख के सोचा कि मेरे पास फॉर्मूला तो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला मेरे पास है, तो ऊपर 1 है या कोई और कांस्टेंट है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को मैं बाहर ले लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास दिखा भाई कांस्टेंट 3 है। सो मुझे एक चीज़ तो दिख गई भाई, 3/x² प्लस 4 को तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मेरे को सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है, उससे ये 2 मिनट में हो जाएगा। रही 6x की बात, तो नीचे x² है, ऊपर a कम पावर है x की, तो अगर मैं इसको t मानूँ तो 6x मेरा कैंसिल हो सकता है। तो ऐसा मैंने सोचा माइंड के अंदर, तब मैंने ये लिखा कि मैं इस वाले फंक्शन को लिख सकता हूँ भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और ब्रैकेट में 6x/x² प्लस 4 प्लस 3/x² प्लस 4 dx। गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली दी फॉर्मूला, यानी कि मैं दोनों को अलग अलग लेकर के इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है भी अलग अलग कर लेता हूँ। एक बार 0 से लेकर 2 तक फॉर 6x/x² प्लस 4 dx, और एक बार 3/x² प्लस 4 के लिए 0 से लेकर 2 का dx। तो ये तो आपको आता ही है, इसका क्या होगा बच्चों 3 इंटू 1/a। a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, सो 3 इंटू 1/2 इज 3/2, tan इनवर्स x/a, x/2, ये x² प्लस 2 का स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 मैंने बाहर ले लिया था, तब मैंने फॉर्मूला लगा दिया वो वाला, और अब मैं इसको डेफिनाइट वाला मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर 2 तक। तो ये तो देखो बहुत ही सिंपली हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की, तो मेरे पास नीचे x² है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास 2x आएगा ऊपर। तो मैं इसको 6 को 3 इंटू 2 में ब्रेक कर सकता हूँ ना, आई कैन ब्रेक दिस 6 इंटू 3 इंटू 2। मैंने ऐसे क्यों किया, मतलब पता होना चाहिए ना हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक, कि मैंने इसको 3 इंटू 2 क्यों ही ब्रेक किया। इसलिए ब्रेक किया बच्चों कि मेरे को मालूम है नीचे मेरे पास x² है, जब मैं इसको t मानूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा, सो उस समय पर मेरे पास आएगा 2x। सो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2x होना चाहिए, 2x के अलावा जो भी है उसे बाहर ले जाओ, वो मेरे को चाहिए नहीं। सो मैंने ऐसे ही किया कि मैं 3 को बाहर ले गया, अंदर सिर्फ मैंने 2x रखा, अपॉन x² प्लस 4 किया 0 से लेकर के 2 तक, और बीच में बच्चों प्लस साइन पुट कर दीजिए। तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा कि अगर मैं इसको t मानूंगा सो ये ऊपर की पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। सो 1/t का होता है इंटीग्रेशन log t। सो मेरे पास जो आएगा वो आएगा बच्चों 3 ऑफ log x² प्लस 4। ये इसको सॉल्व करके आने वाला है। मतलब इतना आपको पता लग जाना चाहिए, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इंटीग्रेशन की, अभी तक आपने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर रखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं इंटीग्रेशन पर, तो इतना तो आप सोच सकते हो कि इसको मैं t मानूंगा, क्योंकि मेरी अप्रोच ही 3 को बाहर लेने की यही थी कि मैं इसको t मानूंगा। सो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t होता है, तो log मैंने t के प्लेस पर वही फंक्शन पुट कर दिया ताकि मुझे लिमिट्स बदलनी ना पड़े, तो इसलिए मैंने 3 log x² प्लस 4 0 से लेकर 2 तक लिख दिया। आप चाहो तो t लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर था बच्चों 3/2, और वैल्यू साथ में पुट कर लेंगे, अभी आप इसको एज लिख दो, tan इनवर्स x/2 0 से लेकर के 2 तक। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। 3 इंटू पहले पुट कर दो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 इज 8, सो log 8 प्लस सॉरी माइनस log 0 प्लस 4 इज log 4, सो log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स x के प्लेस पर पहले 2 पुट कर, 2/2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों π/4 होती है। गॉट माई पॉइंट। मैंने x के प्लेस पर पहले 2 पुट किया, सो 2 ने 2 को 1 से काटा, tan इनवर्स 1 बचा, तो उसकी वैल्यू होती है π/4, और tan इनवर्स 0 होता है 0। सो आगे ऐसे ही आप आगे इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 3 ऑफ log 2 लिख सकते हो, log a माइनस log b है तो log a/b लिख सकते हो, तो 8/4 इज 2, 4 2 8 होता है, तो 3 log 2 आ गया, प्लस 3/2 इंटू π/4, तो 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो
इसी तरह से बच्चों आप एक्सरसाइज नंबर 7.9 और 7.10 को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको बस मेन है इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन वहाँ पर निकाल सकते हो, आपको इतनी मेथड सारी मालूम है कि आप आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने टी किसी को पुट कर रहे हो, सो टी पुट करने के बाद उसकी लिमिट को भी आप बदलोगे, ठीक है। या तो लिमिट्स को चेंज करने का मन नहीं है, सो जब आप टी के प्लेस पर फिर से वही फंक्शन पुट कर दो तो लिमिट वही वाली काम कर जाएंगी। मैं एक और आप उसको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ उसी सेम बात को, कि आपके पास बच्चों क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस की पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट्स हैं 0 से लेकर के π/2 तक। सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि कोई मेथड अगर यहाँ पर काम कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि एक साइन है एक कॉस है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब आपने पूछना अपने आप से ये है कि भाई मैं किस फंक्शन को टी मानूंगा, साइन को मानूंगा या फिर कॉस को मानूंगा। उसी हिसाब से अपने फंक्शन को हम मॉडिफाई कर लेंगे। मतलब ऐसा आपने अपने से पूछना होता है एग्जाम के अंदर, ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप ये सोच लो कि हमें तो भाई हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि ऐसा ही होना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, सो आपने हर एक क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक यूज़ करना होता है। अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम लें तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है भाई रूट ऑफ साइन थीटा है, तो अगर मान लेते हैं कि मैं कॉस को टी मान भी लूँ तो कॉस का डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है कि रूट ऑफ साइन थीटा तो होगा नहीं। तो यानी कि कॉस को अगर मैं टी मानूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, यानी कि मेरा साइन को ही टी मानना होगा, जिससे मेरा एक कॉस, सिर्फ और सिर्फ एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने एक कॉस को अलग कर लेता हूँ और बाकी सारे कॉस को अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा तब मैंने अगला स्टेप उठाया। मेरे को याद नहीं है कि ऐसा होना है। साइन थीटा था, हमने एक कॉस को अलग कर लिया क्योंकि वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा जिसको हम टी मानेंगे तो। सो कॉस, 4 कॉस यहाँ बचे, एक कॉस हमने अलग कर लिया, डी थीटा। अब आप क्या करोगे, लिखोगे कि लेट कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो कॉस थीटा डी थीटा है वो डी टी के बराबर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरी चीज़ आपने चेंज कर दी डी टी से। तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। अब बच्चों एक बात पर ध्यान दो कि हमने साइन थीटा को टी माना है और हम चाहते हैं कि इस पूरे फंक्शन को हम टर्म्स ऑफ टी ही एक्सप्रेस करें। तो भाई कॉस तो काम करेगा नहीं, हमें कॉस को ऑब्वियस सी बात है कि साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा कि मैं कॉस की पावर 4 थीटा को लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नो डाउट इन दिस, लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को मालूम है फॉर्मूला टू रिप्लेस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि मैं कॉस की पावर 4 थीटा के प्लेस पर ये चीज़ पुट करूँगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वलेंट टू, जब मैंने ये टी माना तो ये बराबर हो गया रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। तो अब तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हमारे पास रह गया है कि अब आप पहले तो इस स्क्वायर को खोल लो, ओपन दिस स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई दिस रूट टी इंटू ऑल दोज टर्म्स, और फिर सिंपली वही फॉर्मूला टी की पावर एन वाला वो आप अप्लाई कर दोगे। सो बहुत ही सिंपल अब आगे काम रह गया। आप चाहो तो इसको खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं इसको क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। सो ये टी की पावर हाफ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस a माइनस बी के होल स्क्वायर से। सो जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप इस t की पावर हाफ को हर एक में मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ पहली बात, फिर t की पावर 4 प्लस हाफ कितना होता है
9/2 एलसीएम लोगे 4 2 8 + 1 9/2 आ गया। सिमिलरली -2 इंटू टी की पावर 2 + हाफ टी की पावर 5/2, जस्ट अ मिनट, 2t की पावर 5/2, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 dt। और यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है कि आगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली, बट अब यहाँ पर ये सोचो कि हमारा फ़ायदा किस में है कि क्या हम टी के प्लेस पर फंक्शन की वैल्यू पुट करें और लिमिट सेम रहने दें, या फिर लिमिट बदल लें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको दिखेगा कि यार मैं अगर टी के प्लेस पर पहले कॉस या फिर साइन रखता हूँ, फिर मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो बहुत लंबा मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ये। सो मेरा फ़ायदा इसमें है कि मैं इन टर्म्स ऑफ टी अपने लिमिट्स को कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि देखो कि इफ़ थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टी भी 0 होगा, ठीक है। और इफ़ मेरे पास थीटा की वैल्यू π/2 है तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, सो टी मेरे पास 1 होगा। सो जो टी की वैल्यूज़ आई है लिमिट निकल करके 0 से लेके 1 तक आई है, तो मेरा फ़ायदा इसी में है कि मैं इसको बच्चों 0 से लेके 1 ही यहाँ पर लिमिट्स बदल दूँ। सो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि कौन हमारे फेवर में है, लिमिट्स हमारे फेवर में है या फिर हमारे पास फंक्शन हमारे फेवर में है। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। मेरे को लगा मेरे लिए आसान होगा कि मैं यहाँ पर लिमिट्स चेंज कर दूँ, तो मैं लिमिट्स चेंज कर ली, ठीक है। तो बाकी आप आगे इसको खुद ही कर सकते हो बच्चों इंटीग्रेट। टी की पावर हाफ + 1 टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, सो 3 × 2 ये हो जाएगा, प्लस टी की पावर 9/2 है, सो ये हो जाएगा टी की पावर 11/2 अपॉन 11 × 2, सिमिलरली 7/2 ये हो जाएगा, और अपॉन 7 × 2 ये हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। तो एक बार टी के प्लेस पर 1 पुट कर दो, 1 नहीं पुट करो क्योंकि 0 पुट करो तो बस 0 ही आएगा, तो 0 से फ़र्क नहीं पड़ता हमें, तो बस टी के प्लेस पर हर जगह एक बार 1 पुट कर दो। सो आपके पास आपका आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो जब 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 2/3 आएगा, 1 × समथिंग इज़ द सेम थिंग, प्लस 2/11 यहाँ पर आएगा, -2/7 यहाँ पर आएगा, और अगर आप आगे 0 पुट भी करोगे तो सब टर्म 0 हो जाएंगे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इतना आप एवेल्यूएट कर लो एलसीएम लेके। सो 11 7 77, 77 × 3 ये हो गया बच्चों 132, 231 यहाँ पर नीचे आपका एलसीएम आ गया 231, यहाँ पर आपके पास आएगा, सो यहाँ पर आएगा 7 11 × 77 प्लस 7 × 21 -33, सो ये 12 ज़्यादा है, सो 12 इससे कम कर दो, 64 आपका आंसर आ गया ऊपर। सो 64/231, दिस इज़ योर आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हो ध्यान से कि हम मतलब कैसे यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करते वक्त, कि एक जो अलग चीज़ यहाँ पर आती है वो आती है कि भाई आप या तो लिमिट्स चेंज कर लो, अब आपके ऊपर है, या तो आप एक कोई स्पेसिफिक मान लो, किसी एक को ध्यान में रखो, दो को रखो ही मत, कि आप हमेशा ये सोच लो कि मैं तो भाई लिमिट्स को ही बदलूँगा और टी में ही अपने फंक्शन को रखूँगा। तो या तो आप इसको एक पे स्टिक हो जाओ, हर एक क्वेश्चन में एक को लगाओ, या फिर अगर आपका माइंड इतना फ्लेक्सिबल है, वैसे तो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इतना तो पॉसिबल होता है कि वो सोच पाए किसी सिचुएशन को देख करके क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, कि मैं थीटा टी के बेस पर फंक्शन पुट करूँ या फिर लिमिट पुट करूँ, तो वो हम बच्चों खुद भी रियलाइज़ कर सकते हैं फंक्शन को देख करके, इतना मुश्किल नहीं होता। मैक्सिमम इट टेक्स 10 seconds टू थिंक दैट, सो एंड दैट इज़ नाइदर अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। सो बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझोगे और करना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो अब बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन और करवाऊँगा, इसके बाद आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज नंबर 7.9 और 7.10, तो उनको आप खुद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है पूरा करवाऊँ मैं, हो सकता है पूरा ना करवाऊँ, दैट डिपेंड्स कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड। सो 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। सो इसको अपने बच्चों पहले इंटीग्रेट करना है। सो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि मैं इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ध्यान रखो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की बात आए
तो सबसे पहली बात जो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए वो है भाई कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरे पास ही इन्वर्स चीज़ हट जाए। मतलब सबसे पहली बात ही मैंने आपको दे रखे हैं कई सारे फॉर्मूलेज, दी फार्मूलाज फॉर सब्स्टिट्यूशन, कि आप किस केस में क्या सब्स्टिट्यूट करते हो। सो मैंने आपको इसका भी दे रखा है कि जब इस तरह की फॉर्म हो कि नीचे 1+x² हो, कि 2x/1+x² हो, सो आप हमेशा बच्चों x को tan थीटा पुट करते हो। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम x को पुट करेंगे tan थीटा। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ऑफ 2 थीटा का। यू ऑल नो वेरी वेल, क्लास 11th की बुक में आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा आपका होता है ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। तो बस यही सिंपल सी अप्रोच यहाँ पर हम लगाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस थोड़ा जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है इसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है आपके पास। So let's do it out. So let x is equal to tan थीटा. So dx क्या होगा यहाँ पर? dx होगा sec² थीटा d थीटा। ठीक है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर पुट करोगे आप tan थीटा और dx के प्लेस पर पुट कर दोगे बच्चों sec² थीटा d थीटा। सो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला देखो, चलो मैं लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा इनटू इसके प्लेस पर आएगा ये sec² थीटा d थीटा। लिमिट मैं चेंज करूँगा इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली, कि अगर मेरा x 0 है सो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 मेरा π/4 होता है, तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा। चाहो तो इसको लिख भी लो कि थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x। So when x is equal to 0, my theta is 0. When x is equal to 1, my theta is π/4। मैंने लिमिट्स बदलनी है अपनी, ठीक है। आगे ये देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। लेट मी राइट इट डाउन। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का sec² थीटा d थीटा। सो द 2 will cancel each other, you will be having only 2 थीटा। लिमिट है आपके पास 0 से लेकर के π/4 तक। सो बच्चों मैं 2 अब बाहर ले लेता हूँ। सो ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 यू आर हैविंग थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको अगर आगे प्रोसीड करना है, सो एक ही मेथड है आगे प्रोसीड करने का, इसका इंटीग्रेशन निकालने का एक ही मेथड है, दैट इज़ दी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्योंकि आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक थीटा है एक है sec² थीटा। सो आप आइलेट को देखो, वो कहता है कि भाई t आपका हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। अगर आपके पास ये अलजेब्राइक है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दैट विल रिजल्ट इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज tan थीटा। यू ऑल नो वेरी वेल। फिर आगे होता है माइनस ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा विच इज़ tan थीटा, और फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यू ऑल नो द इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, इट इज़ log ऑफ sec थीटा, और यहाँ आएगा बच्चों 0 से लेकर के π/4। जस्ट अ मिनट, अभी आप पुट नहीं करोगे इस चीज़ को क्योंकि अभी तक हमने इसको एवेल्युएट नहीं किया है। ठीक है, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले जो आपने एवेल्युएट कर ली है उसके आगे पुट कर दो 0 से π/4 ऐसे, जिसको नहीं किया है वहाँ पर ऐसे पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि लिमिट्स आप तभी ऐसे पुट कर दो जब आपने पूरा फंक्शन एवेल्युएट कर रखा हो, उसका इंटीग्रेशन निकाल रखा हो। तो अभी हमने इसका निकाला है, इसका बचा हुआ है, तो इसका निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, पहले π/4 पुट करो। सो tan π/4 1 होता है और थीटा आपका बच्चों π/4 ही होता है। सो π/4 इंटू tan π/4 इज़ 1, तो लीव इट, माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये आया सिर्फ और सिर्फ π/4, इसकी वैल्यू से π/4 आई। आई होप यू गॉट दैट। माइनस ऑफ
ये आपके पास आया बच्चों log ऑफ sec थीटा, और लिमिट्स हैं 0 से π/4 यहाँ पर भी। तो बस अब थीटा के प्लेस पर एक बार लिख दो π/4, एक बार लिख दो 0, आपके पास आपका आंसर आ गया। सो ट्वाइस ऑफ π/4 माइनस log sec π/4 क्या होता है बच्चों? इट इज़ √2। सो log √2 माइनस sec 0 क्या होता है बच्चों? इट इज़ 1। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1। सो आइए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 इंटू π/4 इज π/2 माइनस ट्वाइस, ये देखो क्या है, log a माइनस log b है, तो इसको आप log a/b लिख सकते हो। तो log a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 1 है, तो 1 मत पुट करो, फर्क नहीं पड़ता उससे। सो दिस इज योर आंसर। चाहो तो और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो कि जो √2 है इसको हाफ लिख दो, 2 की पावर हाफ, फिर पावर हमें मालूम है कि log पावर को बाहर भेज देता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस हाफ बाहर आ जाएगा इंटू 2 log 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आज को आप π/2 माइनस log 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जितना आप चाहो सिंप्लीफिकेशन उतना कर सकते हो। आप चाहो तो इसको यहीं पर लीव कर दो, और लीव इट ओवर हेयर, और लीव इट ओवर हेयर। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट यू कैन गिव टू योर एग्जामिनर। ठीक है। सो बच्चों इस तरह से आपने करना है, ये सारा कुछ आपको आता है। ये इंटीग्रेशन करना मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया, बस मैंने आपको जो नई बात सिखाई है वो है भाई यहाँ पर ध्यान देना है आपने। जब वैल्यूज पुट करो, पहले पुट करो अपर लिमिट पूरे फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट पुट करो। और एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है, मतलब जो पॉइंट ऑफ मिस्टेक है सबसे बड़ा वो यही है। यहाँ बच्चे इससे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो x को और थीटा को लिमिट्स बदलने में गलती कर देते हैं। वो लिमिट्स को या तो वही सेम रख देते हैं, या फिर वो लिमिट्स को चेंज करना भूल जाते हैं। बोथ मीन द सेम थिंग, सो यू नीड टू बी केयरफुल ओवर हेयर। मोस्टली केसेस में ऐसा सही रहता है कि आप बच्चों लिमिट को ही चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करते तो आपको आगे शायद थीटा के प्लेस पर फिर से पुट करना tan इनवर्स x बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सो ओवर हेयर इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप लिमिट चेंज करो। सो आपने लिमिट ही चेंज करी यहाँ पर, देन यू प्रोसीडेड फर्दर। सो आई होप कि अब आप बच्चों सारे क्वेश्चंस कर पाओगे एक्सरसाइज नंबर 7.9 और 7.10 के। सो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। टुमारो वी विल बी स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक लिस्ट है प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।